गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत भाईचारा चल रहा है यहाँ पे, क्या बात है भाई? जय वीरू की जोड़ी है इन दोनों की, जय वीरू की। चलो ठीक है, आ जाओ भाई, पहले डाउट्स वाले आ जाओ। डाउट्स वाले आओ सामने। आई एम गुड। चलो भाई, कनिका आपके डाउट्स पूछो। कनिका गोयल, आपके डाउट्स है नहीं? ये वाला आपका डाउट था कनिका? यस सर। नो वेस्ट इज नॉर्थ। ऑल नॉर्थ वेस्ट इज साउथ। तो इसको बाद में बनाएंगे क्योंकि अभी इस रिलेशन नहीं है कुछ भी। ऑल साउथ इज नॉर्थ, तो ऑल साउथ इज नॉर्थ यानी साउथ अंदर आ जाएगा। उसके बाद 0% नॉर्थ वेस्ट इज साउथ ईस्ट। ऑल नॉर्थ वेस्ट इज साउथ। तो रुको, इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। एंड ऑल नॉर्थ वेस्ट इज साउथ। 0% नॉर्थ वेस्ट इज साउथ ईस्ट। समझ आया वेन डायग्राम करने का? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है? ओनली नॉर्थ इज नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब क्या है कि एक तो ये चीज है कि ऑल नॉर्थ वेस्ट इज नॉर्थ। ठीक है, तो ऑल नॉर्थ वेस्ट इज नॉर्थ तो ठीक है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट आपका कब सही होगा? जब इसमें ओनली के साथ साथ ये वाला जो नॉर्थ वेस्ट है ना, ये सबका एनिमी हो। तो देखो यहाँ पर आप, नॉर्थ वेस्ट क्या सबका एनिमी है यहाँ पे? नो सर। क्योंकि यहाँ पे साउथ का एनिमी नहीं हो पाएगा ना। साउथ ईस्ट का हो जाएगा, वेस्ट का हो जाएगा, लेकिन नॉर्थ साउथ का एनिमी नहीं हो पाएगा, इसके लिए ये फॉल्स होगा आपका। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है? 33.33% यानी कि सम। और कैन यूज कर रखा है यानी कि पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो सम साउथ ईस्ट कैन बी ईस्ट। तो सम साउथ ईस्ट कैन बी ईस्ट कैसे होगा? तो सम साउथ ईस्ट कैन बी ईस्ट। ईस्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो कहाँ से यूज कर दिया उन्होंने? सर ये डाउट था, सेकंड ही सुनने आया था कि इसका है। यहाँ पे तो फिर ये इसका आंसर क्या दे रखा है सिक्स का? सिक्स का आंसर भी नहीं दिया ना। यहाँ पर वैसे तो इसका आंसर होगा नाइदर, लेकिन मुझे लग रहा है ईस्ट की जगह यहाँ पर वेस्ट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे अगर, तो फिर सम साउथ ईस्ट कैन बी वेस्ट, तो ये चीज फिर पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि ये तो बन सकता है, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो उसके हिसाब से आंसर बी हो जाएगा। समझ आया करने का? यस सर, यस सर, ये डाउट था। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। सम अमोनियम इज मैग्नीशियम। उसका मतलब 35% का मतलब सम ही होगा। कम है। फ्यू का मतलब भी सम होगा। सम मैग्नीशियम इज सोडियम, इसका भी मतलब सम होगा। सम सोडियम इज कैल्शियम, और इसका मतलब भी सम होगा, इसका मतलब क्लोरीन। ठीक है, तो और 0% क्लोरीन इज हाइड्रोजन, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन का क्या रिलेशनशिप हो जाएगा? एनिमी वाला। अब 100% सोडियम बीइंग हाइड्रोजन इज पॉसिबल? नो सर। बताओ। नो। क्यों? यस सर। सोडियम का और हाइड्रोजन का तो रिलेशनशिप स्ट्रेंजर्स का है ना, तो ये तो स्ट्रेंजर्स है ना, स्ट्रेंजर्स के बीच में पॉसिबिलिटी तो होती है ना।
समझ आया नहीं नहीं आया? यस सर। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, सम सोडियम बीइंग मैग्नीशियम इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये गलत है क्योंकि ये डेफिनेट दिया हुआ है आपको, ये डेफिनेट है। ठीक है। यहाँ पर इन नंबरों से कंफ्यूज नहीं होना, इन सब का मतलब सम है। 58 का, 25 का, 35 का, 71 का, 52 का, इन सब का सिर्फ एक मतलब है, सम। ठीक है, क्लियर है कनिका? यस सर, थैंक यू सर। एक और डाउट था ना आपका, दूसरी शीट थी नो वो मैंने। अच्छा हाँ, हाँ, यस सर। यस सर। थर्ड एक और डाउट था आपका, क्वेश्चन नंबर 7 था, पता नहीं कौन सी शीट में था, थर्ड में था, किसमें था, 2 में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका डाउट कहाँ से आ गया? आप आपके तो हो गए डाउट प्रीति, अब भी डाउट लेकर आए हो। डाउट क्लास नहीं है ये वाला था नो डाउट। सर। यस सर, मैंने आपसे बोला था तो आपने बोला कि डाउट क्लास में आप पूछ लेना। अच्छा अच्छा, ठीक है, डाउट क्लास। सम सेंटेंस आर वर्ड, यस ऑल सर। सेंटेंस आर लाइन, ईच वर्ड, ईच का मतलब ऑल होता है, ठीक है, ऑल वर्ड इज लाइन। ओके, अब यहाँ पर आप इसलिए कंफ्यूज हो गए हो कि ऑल वर्ड इज लाइन कैसे, तो ठीक है ना, फिर इसको देखो कैसे करोगे। जब आपका सम सेंटेंस और वर्ड है और ऑल सेंटेंस भी लाइन है और ऑल वर्ड भी लाइन है, तो ऐसे बना लो ना फिर इसको। समझ आया? आया समझ में प्रीति? यस सर। हाँ सर, आ गया समझ। अब क्या दे रखा है? नो वर्ड इज डिजिट, 0.00% का मतलब क्या हो गया? एनिमी है। उसके बाद ऑल डिजिट इज नंबर। ठीक है, अब क्या दे रखा है? सेंटेंस विच आर वर्ड कैन नेवर बी नंबर। तो सेंटेंस विच आर वर्ड मतलब ये वाले पार्ट, कैन नेवर बी नंबर। बताओ जरा, सही होगा ये? वो ये कह रहा है जो पार्ट सेंटेंस का वर्ड हो चुका है वो कभी भी नंबर नहीं हो सकता, क्या ये सही होगा या गलत प्रीति? फॉल्स होगा ये। उसके बाद इफ इट इज अ लाइन देन इट इज अ सेंटेंस। कैसे हो सकता है जरा बताएंगे किराता, कैसे हो सकता है बताओ? ये वाला पार्ट का इस नंबर से क्या रिलेशनशिप है, आप उसे कैसे काट सकते हो? इसका एनिमी है ना, डिजिट का, नंबर का एनिमी थोड़ी ना है। नंबर के अंदर ये चीज मैं कंसीडर कर सकता हूँ ना। हाँ, इफ इट इज अ लाइन देन इट इज अ सेंटेंस, कहने का मतलब ये है कि अगर वो लाइन है तो वो सेंटेंस है। इफ इट इज अ लाइन देन इट इज सेंटेंस, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इफ इट इज अ लाइन का मतलब कि ऑल लाइन इज अ सेंटेंस। इसका मतलब ये हो गया, इफ इट इज अ लाइन इज अ सेंटेंस मीन ऑल लाइन इज अ सेंटेंस। समझ आया प्रीति? अब ये इंग्लिश सेंटेंस में लिखा हुआ है, इसको आपका मीनिंग समझ के निकालना पड़ेगा। समझ आया? अगर ऑनलाइन सेंटेंस तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, यानी कि नाइदर वन नॉट। क्लियर हो गया प्रीति? हाँ सर, आ गया समझ। चलो, काजल का एक डाउट था, सॉरी कनिका का एक डाउट था, उसमें ये था कि सम एप्पल आर बीज, यही वाला था ना? यस सर। सम एप्पल आर बीज, नो बी इज अ पपाया, ऑल पपाया आर बॉयज। तो सम एप्पल आर बॉयज नहीं हो सकता। सम बॉयज आर पपाया, तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत। सम बॉयज आर एप्पल, फिर ये गलत। सम बीज आर एप्पल, तो ये सही है। तो इसका आंसर होगा सेकंड और फोर्थ। समझ आया करने का? तो ऑप्शन गलत दे रखा है सर ऑप्शन। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन ये नंबर ए डाउट ठीक है। ठीक है, काजल आपने वो क्वेश्चन देख लिए थे जिसमें डाउट था आपको? काजल मिश्रा,
ऐसे कैसे हो सकता है कि हमने क्वेश्चन छोड़ दिए थे? इनइक्वालिटी के तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे। क्यों, इनइक्वालिटी की क्लास पीपीटी में कोई क्वेश्चन छोड़ा था हमने? इनइक्वालिटी की क्लास पीपीटी में क्वेश्चन छोड़ा था कोई हमने? नो सर। काजल एक बार चेक करना, छोड़े ही नहीं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कराए मैंने आपको। तो ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लो उसकी, आप प्रैक्टिस करो ना फिर। अगर डाउट है तो पूछो, अगर ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन अगर चेंज हो गया तो। क्या कह रहे हो किरण, स्क्वायर वाले नहीं पता चले मतलब? समझा नहीं मैं। बॉक्स वाले बताए तो थे मैंने। कौन सा कह रहे हो यार? अच्छा 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 अच्छा। काजल, ये इसमें मिस्टेक है, इसमें कोई बॉक्स नहीं है इसमें। इसमें कोई बॉक्स नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई कोई ना कोई सिंबल मिस हुआ है। पीपीटी लोड नहीं हो पाई अच्छे से। ये कोई एरर नहीं है इसमें, ये कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। इसमें पीपीटी लोड नहीं हो पाई है, ये पुरानी वाली है, छोड़ दो इसको। इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई नया लॉजिक नहीं है। हाँ, अब आप बाद में पूछना प्रीति, क्योंकि अब मुझे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं, उसमें वो पीपीटी लोड नहीं हुई अच्छे से। या तो कोई मिस्टेक है, पुरानी पीपीटी थी ना उसमें, या तो वो लोड नहीं हुई है, कोई दिक्कत है उसके अंदर। आप लोग नई वाली पीपीटी करो, पुरानी वाली पीपीटी ओल्ड पैटर्न की है, नई वाली करो, उसमें नए आप क्वेश्चन अच्छे हैं। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है? अगेन ये एसएससी के लिए भी और बैंक के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ये बैंक के प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंक के मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, और एसएससी में तो एक ही होता है। बैंक के प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, ठीक है? ऑर्डर रैंकिंग का सिंपल मतलब होता है, रैंकिंग का मतलब वही होता है कि आप किसी पर्टिकुलर रो में, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, किसी में बैठे हो तो उसमें आपका अरेंजमेंट में आपकी रैंक। और ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपको किसी ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ किसी भी एक पर्टिकुलर पैरामीटर के बेसिस पर आपको अरेंज कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं ऑर्डर। और रैंकिंग होती है आपकी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में क्या रैंक होती है, ठीक है? ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ठीक है? इजी है, ध्यान से सुनना चीजों को, अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर आपसे इसमें, ठीक है? सबसे पहले देखो टाइप 1। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी अरेंजमेंट में ये आपकी लेफ्ट साइड होगी और ये आपकी राइट साइड होगी। मतलब जो बेसिकली आपका लेफ्ट होता है वो लेफ्ट रहेगा और जो राइट होता है वो राइट रहेगा, ठीक है? अब इसमें स्टेटमेंट पढ़ो। इन अ क्लास ए इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट। ए इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट का मतलब क्या है कि आप जब उस पर्सन तक पहुंचोगे तो उसको 17 कब काउंट करोगे? हेलो, ठीक है? तो 17 कब काउंट करोगे? जब आप ऑलरेडी 16 लोगों को गिन चुके होंगे, तभी तो जाकर एक को आप 17th बोलोगे लेफ्ट हैंड से। समझ आया ये चीज? तभी तो जाकर आप उसे 17th बोलोगे लेफ्ट हैंड से, ओके? एंड 33rd फ्रॉम राइट। 33rd फ्रॉम राइट का मतलब क्या हो गया कि वही पर्सन, उसी सेम पर्सन की बात करी जा रही है, और जब उसको राइट से काउंट करा जा रहा है
तब वो 33rd कहला रहा है। तो राइट में 33rd कब कहलाएगा? जब उसके राइट की तरफ में 32 लोगों को ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये बड़ा बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? तो टोटल लोग कितने होंगे? 16 लेफ्ट की तरफ, 32 राइट की तरफ, और एक जिस पोजीशन पर ए बैठा हुआ है। टोटल कितने हो जाएंगे? 40 में। ठीक है, समझ आया? चलो टाइप 2 देखो ना। टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ रो इन ऑफ अ पर्सन इन अ रो फ्रॉम वन साइड। ठीक है, जैसे अगेन ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये आपका राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दे दिया गया कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल 50 स्टूडेंट्स है। तो इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स ए इज 17th फ्रॉम द टॉप। अब ये बेसिकली टॉप और बॉटम की, जब तक लेफ्ट और राइट की बात करता है तो वो एक हॉरिजॉन्टल रो है, लेकिन अगर टॉप और बॉटम की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका वर्टिकल रो हो जाएगा। तो उस केस में आप इसको टॉप मान लो और इस पोजीशन को मान लो बॉटम। ठीक है, तो इन क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स ए 17th फ्रॉम द टॉप। तो 17th फ्रॉम द टॉप का मतलब हो गया ए के ऊपर कितने लोग होंगे? 16 लोग होंगे। ठीक है, तो अब व्हाट इज पोजीशन फ्रॉम द बॉटम? अभी देखो एक चीज, टोटल क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे, तो अगर ए की पोजीशन ऊपर से 17th है तो यानी कि ये 17th पोजीशन पे ऊपर बैठा हुआ है। तो अगर ये 17 है तो नीचे कितने लोग होंगे इसके? 50 करने के लिए 33 लोग। ठीक है, तो बॉटम इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? 33 लोग इसके नीचे बैठे, तो जब तक इस पे काउंटिंग आएगी तो क्या हो जाएगा? 34th हो जाएगा। समझ आया? चल, यहाँ पर आप पढ़ोगे ऐसे तो टाइप 3 है ये आपका, उसमें लिखा हुआ है टू फाइंड नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन। मतलब दो लोगों के या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। जैसे कि अगर मुझे बोला गया कि लेफ्ट हैंड साइड से ए की पोजीशन 15 है, यानी कि मैंने 14 लोग रख दी, और मैंने बोला बी की राइट हैंड साइड से 18 पोजीशन है, तो मैंने 17 लोग इधर रख दिए। अभी मैंने क्या करा? मैंने ए को जो लेफ्ट से पोजीशन दे रखा था जिसकी, उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखा, और बी जिसकी राइट हैंड साइड से पोजीशन दे रखी थी उसको मैंने राइट हैंड साइड की तरफ ही रखा। मैं चाहता तो इसको इस तरीके से ही बना सकता था कि ए इज 14th फ्रॉम द 15th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि 14 लोग इस तरफ है, और बी इज 18th फ्रॉम राइट, तो बी इस तरफ आ सकता है और बी की तरफ 17 लोग। इस केस में, ऊपर वाले केस में, नीचे वाले केस में क्या फर्क है कि यहाँ पर कुछ लोग ए ने और बी ने, इसने लेफ्ट हैंड साइड से, इसने राइट हैंड साइड से क्या करा? एक दूसरे को ओवरलैप किया। समझ आया? एक दूसरे को ओवरलैप किया। तो जब इस ये वाली कंडीशन होगी तब आप देखोगे कि आपका यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग बैठ सकते हैं। लेकिन ये जब केस होगा तब इसमें आप देखोगे कि मिनिमम लोग ही आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने यहाँ बीच में कुछ लोग कॉमन कर दिए, बट यहाँ पर ये लोग अलग अलग है। समझ आई या नहीं आई बात? जब ओवरलैपिंग वर्ड का यूज होगा, व्हेन देयर इज ओवरलैपिंग, यहाँ पे क्या लिखा है? नो ओवरलैपिंग। नो ओवरलैपिंग, या ये भी बोल सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। लेकिन जब आप बोलोगे ओवरलैपिंग, तो इस केस में आप ये भी बोल सकते हो मिनिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल। समझ आया या नहीं आया दोनों पॉइंट?
इन्होंने यहाँ क्या बोल रखा है, व्हेन देयर इज नो ओवरलैपिंग, हमें यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इन अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट्स ए इज 18 फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। ए इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 18 है, तो इसके इस तरफ कितने लोग होंगे, 17 लोग। बी फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि बी की पोजीशन 7th है, तो बी के राइट हैंड साइड की तरफ कितने लोग होंगे, 6 लोग, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल 30 लोग रहते हैं, मतलब इस रो में 30 लोग बैठे हैं, यहाँ पर 17 हो गए, यहाँ पर 6 हो गए, यानी कि कितने हो गए, 23। अब बीच में पूछा गया है ना, तो इनके बीच में मतलब ये तो होगा नहीं, ए नहीं होगा और बी नहीं होगा, यानी कि 2 लोग और हो गए। अब 30 में से बचे कितने, 25 लोग तो काउंट हो गए, तो बचे कितने, 5, तो ये 5 लोग बीच में बैठे होंगे। समझ आया, ये केस काफी इजी है, लेकिन जब ओवरलैपिंग होती है तब ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। समझ आया सभी लोगों को ये पॉइंट? ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए था। चलो अब इसकी बात करते हैं। इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट इज 15 फ्रॉम द टॉप, अगर इसे मैं टॉप मान लेता हूं और इसे मान लेता हूं बॉटम। अब 15 फ्रॉम द टॉप, यानी कि ए के ऊपर कितने लोग होंगे, 14 लोग, ठीक है। एंड बी इज 7 फ्रॉम द राइट, सॉरी, एंड एस इज 15 फ्रॉम द बॉटम, यानी कि एस की पोजीशन नीचे से क्या होगी, 15, यानी कि एस के नीचे भी कितने होंगे, 14 लोग। अब ए के ऊपर 14 लोग, एस के नीचे 14 लोग, एक ए हो गया, एक एस हो गया, यानी कि टोटल 30 लोग मैंने काउंट कर लिए 50 में से। जब मैं 50 में से 30 लोगों को काउंट कर चुका, तो रिमेनिंग जो 20 लोग होंगे वो इनके बीच में बैठे होंगे। समझ आया? Yes. ठीक है, तो ये केस आपका कब का था, व्हेन देयर इज नो ओवरलैपिंग। अब बात करेंगे व्हेन देयर इज ओवरलैपिंग, जब ओवरलैपिंग हो रही है। अब यहां पर दो चीजें, यहां पर दो चीजें, या तो मैं आपको सामने से आके बोलूंगा ओवरलैपिंग हो रही है, या तो मैं आपको सामने से आके बोलूंगा कि मिनिमम लोगों को बैठाना है। ये तो मैंने बोला तब आपको समझ में आया। दूसरी चीज क्या है कि डाटा इस तरीके से दिया होगा कि अगर आप ओवरलैपिंग नहीं करोगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। समझ आया क्या बोला मैंने? कि आप चाहकर भी ओवरलैप, ना चाहते हुए भी ओवरलैपिंग नहीं करा पाओगे, मतलब ओवरलैपिंग करानी पड़ेगी। समझ आया? जैसे कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, ये लेफ्ट है, ये राइट है। इन अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट्स ए इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ए को तो आपने 18th रख दिया फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि ए के लेफ्ट की तरफ कितने लोग हो गए, 17 लोग। एंड बी इज 18th फ्रॉम द राइट हैंड, तो मुझे, अगर आप इसकी ओवरलैपिंग नहीं कराओगे तो क्या ये पॉसिबल होगा?
नो सर। क्योंकि भाई टोटल 30 लोग हैं, लेफ्ट में है, और 17 इनके लेफ्ट राइट में है, तो 34 लोग तो ये ही होगा, तो बीच में कौन आएगा? भूत आएंगे बीच में, भूत। इसका मतलब नहीं पड़ेगी। समझ आया सबको ये चीज, कि भाई बिना बोले भी ये ओवरलैपिंग का ही केस बनता, क्योंकि अदरवाइज ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो अब देखो, आपको ये राइट हैंड साइड से बी को ओवरलैप कराना पड़ेगा, यानी कि बी के राइट की तरफ कितने लोग हो जाएंगे? 17 लोग। अब यहाँ पे एक चीज देखो, टोटल आपके कितने? 30 लोग थे। अगर पोजीशन लेफ्ट हैंड से 18वीं है, यानी कि 17 लोग लेफ्ट में, तो उसके राइट में कितने लोग होंगे? 12 लोग। इसके राइट में कितने लोग होंगे? 12 लोग होंगे या नहीं होंगे? और बी के लेफ्ट में कितने लोग होंगे यहाँ पे? 12 लोग। अरे शीतल, यहाँ पे सिंपल सी बात है, टोटल कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? टोटल 30 लोग हैं। यहाँ पे बी की पोजीशन 18 फ्रॉम द राइट हैंड है, तो यानी कि बी के राइट की तरफ 17 लोग हैं। अगर टोटल 30 लोग और बी के राइट की तरफ 17 लोग बैठे, तो बी के लेफ्ट की तरफ कितने लोग होंगे? 12 ही तो होंगे। समझ आया? अब देखो, ए के राइट की तरफ 12 लोग, बी के लेफ्ट की तरफ 12 लोग, यानी कि ये लोग तो कभी इनके बीच में आ नहीं सकते, तो 12 प्लस 12 ये चले गए, एक ए एक बी, ये लोग भी चले गए, तो कितने लोग चले गए? 26 लोग चले गए। तो 30 में से 26 अगर चले गए, तो ये 4 लोग जो बचे हैं, ये कौन है? 4 लोग जो बचे हैं, ये कौन है? ये 4 लोग बचे हुए हैं, ये बीच में बैठेंगे यहाँ पे। समझ आया तरीका निकालने का सब लोगों को? ऊपर वाला ट्राई करो एक बार खुद से।
चलो, in a class of 50 students, A is 35th from the top, यानी कि वो ए के ऊपर 34 लोग हो गए, एंड एस इज 35th फ्रॉम द बॉटम। तो ऑब्वियस सी बात है कि 35th ओवरलैपिंग कराना पड़ेगा क्योंकि 50 लोग हैं सिर्फ, तो एस भी 35th हो गया, एस के भी नीचे 34 लोग हैं। अब बात आती है कि भाई अगर 50 लोग हैं तो एक के ऊपर 15 लोग हो जाएंगे, और सिमिलरली एस के ऊपर कितने लोग हो जाएंगे, 15 लोग हो जाएंगे। तो एस के ऊपर कितने लोग हो गए, 15, ए के नीचे कितने लोग हो गए, 15, एक ए एक एस, 32 लोग ये हो गए। 50 में से बचे कितने, 32 गए 18 लोग, ये 18 लोग बीच में बैठे हैं। समझ आया सब लोगों को? चलो, टाइप 5 देखते हैं, व्हेन द पोजीशंस आर इंटरचेंज, जब पोजीशन इंटरचेंज कर दी जाती हैं। देखो देखो सुनना ध्यान से, यहाँ पर इन अ रो 12th फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो, यानी कि ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। ध्यान से सुनना, पहले डिटेल मेथड सुनना, ठीक है। विवेक इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, इसका मतलब विवेक आपका यहाँ आ जाएगा, और विवेक के लेफ्ट की तरफ कितने लोग हो जाएंगे, विवेक के लेफ्ट की तरफ कितने लोग हो जाएंगे, एंड जितेश इज 18th फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो। ठीक ना, ये बन गया सिनारियो। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब कि विवेक यहां से निकलकर जितेश की जगह रहेगा और जितेश यहां से निकलकर विवेक की जगह पर आ जाएगा। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, विवेक बिकम्स 25th फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि विवेक की ये वाली जो पोजीशन है ये 25th हो जाएगी लेफ्ट से, यानी कि विवेक के अब लेफ्ट की तरफ कितने लोग रहेंगे, 24। समझ आया? और मान के चलते हैं इनके बीच में एक्स लोग बैठे हैं, और दोनों केस में इनके बीच में अपनी पोजीशन को क्या किया है, चेंज किया है। समझ आई ये बात? इन दोनों के बीच में, दोनों पोजीशन में बीच में बैठने वाले लोग तो बराबर ही होंगे ना, क्योंकि ये सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी छोड़कर ही तो गए हैं, बाकी बीच के लोगों में तो कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले देखो, मुझे अगर निकालना हो कि मेरे लाइन के अंदर कितने टोटल लोग हैं तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो यहां पर ध्यान से देखना। अगर मैं इस वाली पोजीशन की बात करूं, ये पोजीशन या चेयर तो एक ही है, ये पोजीशन या चेयर की है, इसी पोजीशन के लेफ्ट की तरफ 24 लोग हैं, और इसी पोजीशन की राइट, ऋतिक एक्स की पोजीशन तो तब फाइंड करोगे या टोटल नंबर ऑफ पीपल पता होंगे। सुन लो, डायरेक्ट भी बता दूंगा एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकाली जाती है वो भी बता दूंगा, पहले डिटेल मेथड सुन लो एक बार, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे लो इधर। आपको ये इस चेयर के लेफ्ट और राइट लोग पता है कितने हैं, आवाज कट रही सर।
ठीक है आवाज देखना, सर अभी तो सही है। छोटा सा हो गया होगा कभी कभी वो। ठीक है, तो आपको पता है ना कि जितेश की इस पोजीशन के और विवेक की ये पोजीशन सेम है। तो इस पोजीशन की लेफ्ट की तरफ कितने लोग हैं? 24 लोग। और इस पोजीशन की राइट की तरफ कितने लोग हैं? 17 लोग। तो 24 प्लस 17 प्लस एक ये वाली पोजीशन जिसके आप लेफ्ट और राइट में चेक कर रहे हो, तो टोटल कितने लोग हो गए आपके? 42। 42 हो गए। क्या ये वाली बात समझ में आई सबको? यहाँ पर इतनी छोटी सी बात है कि भाई अब ये दोनों एक दूसरे की चेयर छोड़कर गए हैं। ध्यान से सुनो, इसमें कोई बहुत बड़ा बहुत इजी टॉपिक है ये। ठीक है, भाई ये दोनों चेयर सेम है या नहीं है ये बताओ पहले। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही प्रज्ञा? क्या ये दोनों चेयर सेम है या नहीं है? मतलब क्यों नहीं है यहाँ पर? भाई इन दोनों ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया है। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ, उस चेयर पर वो पोजीशन सेम है ना। पोजीशन नहीं समझ में आ रहा तो समझो कि चेयर, वो पोजीशन तो सेम है ना। समझ आया प्रज्ञा कि ये पोजीशन सेम है दोनों? तो भाई जब ये पोजीशन सेम है तो इस पोजीशन के राइट की तरफ 17 लोग हैं और इस पोजीशन के लेफ्ट की तरफ 24 लोग हैं। तो मालूम नहीं पड़ गया कि इसके लेफ्ट की तरफ 24, इसके राइट की तरफ 17, और एक ये चेयर खुद। टोटल कितने इतने लोग ही तो होंगे, 42 लोग। समझ आया नहीं आया अभी? प्रिया सिंह, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 42 हो गए। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 42। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको पता है कि इस लाइन की वैल्यू कितनी है? आपको पता है इस लाइन की वैल्यू कितनी है टोटल? बताओ। मैं क्या पूछ रहा हूं, इस लाइन की वैल्यू कितनी है? ये जो लाइन है पूरी लेफ्ट से राइट तक की, इसकी वैल्यू 42 है। तो मैं बोल सकता हूं कि इस 42 को मैं इसके इक्वल रख सकता हूं। देखो, 11 प्लस एक विवेक की पोजीशन, मतलब विवेक की चेयर, 11 प्लस एक विवेक की चेयर, प्लस एक्स यानी कि जो विवेक और एक्स के, विवेक और जितेश के बीच में बैठे हैं, प्लस एक जितेश, प्लस जितेश की राइट की तरफ 17 लोग। क्या ये टोटल वैल्यू इस 42 के बराबर है या नहीं, ये बताओ। क्या ये टोटल वैल्यू 42 के बराबर है या नहीं? प्रज्ञा, प्रिया, अरे आंसर बाद में डिस्कस कर लूंगा, पहले समझ लो ना, बता दूंगा आंसर के पीछे क्यों भाग रहे हो अभी। ठीक है, तो यहां पर सिंपली आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। 42 माइनस 11 प्लस 1 12 प्लस 1 13 प्लस 17 30, यानी कि बीच में कितने लोग बैठे? 12 लोग। ये बात समझ में आई प्रज्ञा, प्रिया, सभी लोगों को? क्या ये वाली बात समझ में आई? 12 लोग बैठे हैं बीच में।
अमरजीत, भूपेश, Yes. ठीक है। तो या बीच में कितने लोग हो गए? 12 लोग हो गए। आपको ये वाला आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखो, आपसे क्या पूछा जा रहा है? न्यू पोजीशन ऑफ जितेश फ्रॉम राइट। बताओ क्या होगा इसका आंसर। यहां से आप चेक करोगे, आपको जितेश की ये वाली पोजीशन बतानी है ना। तो देखो, इधर 17 लोग थे, ठीक। एक इवेंट, इधर 17 लोग थे, एक ये विवेक की पोजीशन, 18 प्लस ये कितने, 12 लोग बीच में हो गए। तो ये क्या हो जाएगा? 18 प्लस 12, 31 हो जाएगा जितेश राइट हैंड से। समझ आई ये बात? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन की जगह अगर सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया होता, ये वाला क्वेश्चन, तो फिर ये तीनों का आंसर निकालना था इलॉजिकल हो जाता ना। आपको तीनों फाइंड आउट करने पड़ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी फाइंड आउट करने हैं, फिर बीच में करने हैं, फिर ये निकालना है। तो अगर सिर्फ ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्टली कैसे करोगे बताओ? क्या ये पूरे तीनों क्वेश्चन का फाइंड आउट करोगे? अगर सिर्फ ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या नीचे तीनों वाले क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे? क्या वो लॉजिकल होगा? तो उसके लिए एक छोटी सी बात को उसके लिए एक छोटी सी बात को समझो। अब आप यहां पर एक चीज देखो, पहले सिनारियो में विवेक यहां पर है, दूसरे सिनारियो में विवेक यहां पर है। विवेक की पहले स्थिति थी, विवेक के पहले लेफ्ट की तरफ कितने लोग थे? 11 लोग। विवेक के अब लेफ्ट की तरफ कितने लोग हैं? 24 लोग। समझ में आई ये बात? पहले विवेक के लेफ्ट की तरफ कितने लोग थे? 11 लोग। अब विवेक के लेफ्ट की तरफ कितने लोग हैं? 24 लोग। इसका डिफरेंस कितना है? 13। 13 में से एक माइनस कर दो, इतने लोग बीच में बैठे। अब पूछोगे क्यों सर एक क्यों माइनस किया? पूछना चाहोगे ये चीज? पूछना चाहोगे कि एक क्यों माइनस किया? सर जितेश। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि जितेश और विवेक के बीच में गया है। तो अभी जब मैंने 13 लोग देखे तो उसमें जितेश भी काउंट हुआ, क्योंकि पहले 11 लोग लेफ्ट में थे, अब 24 लोग हैं, यानी कि एक 13 सीट है। पहले 11 लोग थे लेफ्ट में, फिर कितने हो गए? 24 लोग। यानी कि जो विवेक है वो 13 सीट शिफ्ट होकर आया है और जितेश उसकी जगह बैठ गया। जितेश उसकी जगह पर जाकर बैठ गया। समझ आया पॉइंट?
कि क्यों एक को माइनस किया है? मतलब पहले आपको ये देखना है कि जिस बंदे की पहले सिनारियो में और दूसरे सिनारियो में दोनों की उसकी दोनों पोजीशन दे रखी है एक एंड से, उसका उसमें कितने कितने लोग हैं उसके लेफ्ट या राइट की तरफ, उनका डिफरेंस और एक इसी सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो बंदा उसकी जगह पर बैठकर आया है हमें उन दोनों के बीच में सीटें निकालनी है। तो अगर बीच में निकालनी है तो हम उसको क्यों काउंट करेंगे? समझ आया सभी लोगों को? विशाखा, काजल, कनिका, किरत, मानस। तो अब आपको जब पता चल गया, आपने डायरेक्टली निकाल लिया ना, बिना टोटल नंबर ऑफ पीपल निकाले, आपने ये चीज पता लगा ली कि इनमें कितने लोग हैं, इनके बीच में 12 लोग हैं। तो जब आपने ये पता लगा लिया तो आप जितेश की पोजीशन भी तो निकाल सकते हो फिर। 17 + 1 18 + 12 30, तो ये 31 हो जाएगा। समझ आया ये पॉइंट? क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आए? डिटेल मेथड भी और ये ट्रिक जिससे हमने किया क्वेश्चन को, या ट्रिक या फिर ये अंडरस्टैंडिंग, ये ट्रिक नहीं है कोई, ये अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के 5 क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट पहले क्वेश्चन के साथ, सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे लेवल को, जो एग्जाम का लेवल है वहां तक लेके जाएंगे। चलो इसका आंसर करो। सर बी 36। समझ आया सभी लोगों को? अमरजीत क्या कह रहे हो भाई? नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या, कि कुछ कहना चाह रहे हो, कह नहीं पा रहे हो? कोई बात नहीं, चलो अलग अलग आंसर आ रहे हैं हमारे पास। सीमा इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड, एंड 8th टू द राइट ऑफ सुमन। यानी कि अगर ये 8th टू द राइट ऑफ सुमन है तो सुमन और सीमा के बीच में कितने लोग होंगे? 7 लोग। ठीक है, 8th टू द राइट ऑफ सुमन, हु इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि सुमन इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, तो इस तरफ कितने लोग हो जाएंगे? 14 लोग। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो? तो 14 + 7
प्लस 18 प्लस 1 सुमन प्लस सीमा। तो कितने हो गए? 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 18 39, 40, 41। समझ आया? प्रज्ञा समझ में आ रहा है? प्रिया सिंह, प्रज्ञा डी कैसे होगा समझ में आया? डी नहीं है, बी होगा। समझ में आया? आपने अपने आप को तो नहीं ऐड कर लिया वहां पे लाइन में? चलो ठीक है, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट था, टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट लेवल का, इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए, और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बैंकिंग के, ठीक है। तो आज सेशन को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा चीजें, है ना। बाकी इसी टॉपिक के संग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो भाई, बाय बाय अमरजीत, बाय 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 सभी सर। लोग, बाय।